बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर पर 15 दिन का ब्रेक लग गया है, लेकिन सियासत स्टार्ट हो गई है। यूपी में लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को बहराइच में सियासी माइलेज दिख रहा है, इसलिए सवाल भी उसी को लेकर उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मिशन मोड में उपचुनाव की तैयारी कर रही है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने उपचुनाव पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन 9 सीटों पर सियासी संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने काशी से कैसे यूपी के दलित और पिछड़ा समाज को अपने साथ जोड़ा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में अगले 15 दिन बुलडोजर नहीं चलेगा। लखनऊ हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। बहराइच में भले ही तुरंत बुलडोजर एक्शन न हो, लेकिन लोग अपना अवैध निर्माण खुद तोड़ रहे हैं, क्योंकि डर है कि अगर बुलडोजर चला तो फिर मकान में लगा ईंट सरिया भी मलबे में चला जाएगा और प्रशासन को उसका खर्च भी देना होगा। दरअसल मेहसी की तरफ जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होना है। ऐसे में 50 मीटर के दायरे में जो भी अवैध निर्माण है उन्हें हटाने की तैयारी है। इसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार को प्रशासन ने नोटिस जारी कर लोगों से उनके दस्तावेज मांगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध कब्जे को लेकर 1 साल पहले भी ऐसा ही नोटिस दिया था। ये नोटिस अवैध निर्माण करने वाले सभी लोगों को दिया गया था। उसमें अब्दुल हमीद भी शामिल था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने अवैध निर्माण को नहीं हटवाया। वहीं रामगोपाल मिश्रा मर्डर कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का न तो सामान खाली हुआ है, न ही दुकानें तोड़ी गई है। किराए पर उसकी दुकान में मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक शख्स ने दुकान जरूर खाली कर दी है। बहराइच के महाराजगंज बाजार में पीडब्ल्यूडी की जो नोटिस दी गई थी उसकी मियाद अब खत्म हो गई, यानी कि 17 तारीख को ये नोटिस जारी हुई थी और 3 दिन का वक्त दिया गया था, जिसकी समय सीमा अब खत्म हो गई है। आपको इस वक्त मैं बाजार की स्थिति दिखाता हूं। सबसे पहले अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है उसके घर की स्थिति दिखाता हूं। अभी भी इसके घर में किसी भी तरीके से कोई सामान निकालने का काम नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति आकर के इसके घर में सामान को खाली नहीं किया है और ना तो अवैध निर्माण को तोड़ा है। लेकिन बाजार में बहुत से लोग हैं जो अपने अवैध निर्माण को स्वयं तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर बुलडोजर की कार्यवाही हुई और उन्होंने तोड़ा तो उसका खर्च मकान मालिक को वहन करना होगा। तस्वीरें आप देखिए, बहुत से लोग हैं अपना घर स्वयं तोड़ रहे हैं, चूंकि प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने, कि मध्य सड़क मार्ग से 60 फीट की दूरी पे जितने भी अवैध निर्माण हैं उसको तोड़िए। अगर आपके पास परमिशन है उस निर्माण को बनवाने का तो उस परमिशन की कॉपी पेश करिए। लेकिन बात करें अगर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परमिशन की कॉपी नहीं है या उन्होंने परमिशन लेकर के निर्माण नहीं करवाया था, लिहाजा उन्हें स्वयं तोड़ना पड़ेगा अपना अवैध निर्माण। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग तोड़ता है तो उसका जो भी खर्च आएगा उसे मकान के मालिक को वहन करना होगा। पुलिस अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन की भी जांच कर रही है। अब्दुल हमीद पर सोने चांदी के साथ ड्रग्स तस्करी का भी आरोप लग रहा है। उसका बड़ा बेटा नेपाल में ही रहता है। ऐसे में पुलिस ये जांच करे कि अब्दुल सिर्फ सोने और चांदी की तस्करी में ही शामिल है या फिर इसके और भी गोरख धंधे। अभी बहराइच में किसी भी तरह का कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है। लोग पहले से अपने घरों से सामान निकालकर बाहर ले जाने लगे हैं। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन के एक्शन को लेकर भी सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि योगी का राज चल रहा है, क्योंकि कानून में कहीं भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र नहीं है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, कानून में कहीं जो है बुलडोजर की चर्चा नहीं है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अपराधी है तो कानून में यहाँ तक कि उसमें सजाए मौत की व्यवस्था है, लेकिन बुलडोजर चलाने का, ध्वस्त करने का ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। और जोगी बाबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं। और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। ये बातें तो जंगल राज, जहां कानून कायदा न हो, तो जो मन है सो करिए। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक है, लेकिन सीतापुर में अवैध दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से समतल कर दिया। सड़क के किनारे अतिक्रमण कर अवैध ढाबा और दुकानें बनाई गई थी। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को नोटिस दे दिया था।
इसके बावजूद दुकानें खाली नहीं की गई। यहां प्रशासन नैमिष कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। अमरोहा में भी अवैध प्लॉटिंग पर बाबा का बुलडोजर चला। शहर के दाऊद सराय के पास 65 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कराई गई थी। इन जमीनों पर बिल्डरों ने बिना लेआउट पास कराई ही प्लॉटिंग करा दी थी। 20 से ज्यादा कॉलोनियों की पहचान की गई है जो पूरी तरह से अवैध है। अगले एक हफ्ते तक अमरोहा पुलिस ड्राइव चलाएगी और ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। योगी के बुलडोजर ने कानपुर के फेमस मामा भांजा रेस्टोरेंट को भी जमींदोज कर दिया। रेस्टोरेंट का मालिक मुबीन अहमद अपनी पहचान छिपाकर वेज बिरयानी में नॉनवेज लोगों को परोस रहा था। मुबीन अहमद तिलक लगाकर और अपनी पहचान छिपाकर लोगों के साथ धोखा कर रहा था। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कानपुर नगर निगम में भी मामा भांजे रेस्टोरेंट की शिकायत की गई थी। आरोप था कि अवैध रूप से अतिक्रमण करके मामा भांजा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। जब प्रशासन ने इसकी जांच की तो आरोप सही निकले और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया। यूपी में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर भी चलेगा और कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन भी लेगी। पुलिस जिस बदमाश को टांग कर ले जा रही है इसका नाम MP पंडित उर्फ मोहित शर्मा है। यह बदमाश गैंगलैंड का सदस्य है। इस बदमाश के ऊपर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस स्वाट टीम और रिवार्डेड टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में मोहित शर्मा के पैर में गोली लगी जबकि इसका एक साथी फरार हो गया। यूपी में अपराध करने वालों का अंजाम क्या होता है इन तस्वीरों से समझिए। आरोपी हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। अमेठी में पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपी पर अमेठी और आसपास के जिलों में 17 मुकदमे दर्ज थे। ऑपरेशन लंगड़ा की अगली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। पुलिस के सहारे चल रहा शमशाद एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोपी है। आरोपी ने न सिर्फ महिला के साथ गैंगरेप किया बल्कि उसे गोली भी मार दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब शमशाद को हथियार बरामद कराने के लिए पुलिस की टीम मडरिया इलाके में पहुंची, उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसमें शमशाद घायल हो गया। यूपी में चुनाव है और उसका तनाव दिखने लगा है। पहला सैंपल मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे से आया है। सैकड़ों की भीड़ पथराव और हिंसा करने पर उतारू है। रात के अंधेरे में जहां तक नजर जा रही है टोपी पहने लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। बुढ़ाना से सटे मीरापुर में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर 2 समुदायों से जुड़े युवकों में बहस शुरू हुई और आपत्तिजनक कमेंट पर खत्म हुई। 19 अक्टूबर की रात 8 बजे आरोपी ने कमेंट किया। मुस्लिम पक्ष ने आपत्तिजनक कमेंट की शिकायत पुलिस से की। 20 मिनट के अंदर ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। लेकिन रात 8:30 बजे किसी ने सोशल मीडिया पर आरोपी को छोड़ने की अफवाह फैला दी। इसके बाद रात 9 बजे मुस्लिम समुदाय से जुड़े करीब 700 से ज्यादा लोग बुढ़ाना मेन रोड पर उतर गए। हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ ने आरोपी निखिल त्यागी की दुकानों में तोड़फोड़ की और दूसरी दुकानों को भी निशाना बनाया। योगी आदित्यनाथ के यूपी में उपद्रव फैलाने वालों पर एक्शन होता है और बुढ़ाना में भी हुआ। प्रदर्शन और पथराव को लेकर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। एक मुकदमा आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ, एक मुकदमा आरोपी की दुकान पर पथराव करने वाले 25 लोगों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुकदमा हंगामा कर जाम लगाने वाले 700 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया गया। यूपी में आज की इन 3 तस्वीरों के साथ ही उपचुनाव की पिच सेट होने लगी है। लोगों को समझ आ गया है कि चुनाव इस बार किस दिशा में जाएगा। वाराणसी में मोदी योगी दिखे तो बहराइच में अवैध निर्माण पर लोगों ने खुद ही हथौड़ा चला दिया। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है जहां आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर गया। मोदी योगी की लाइन लेंथ समझने से पहले अखिलेश की पॉलिटिकल केमिस्ट्री देख लीजिए। 9 सीट पर वो वोट का कौन सा नया रसायन तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हो रहा है। बाकी की जो 6 सीटें हैं
उनमें 3 पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और मीरापुर से सुम्बुल राणा को टिकट दिया गया है। बाकी के जो 3 टिकट बटे हैं उसमें करहल से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव हैं, कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा और मझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट मिला है। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अखिलेश यादव आज भी पीडीए की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत खुलकर पुराने एमवाई फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। अखिलेश को अपने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर ही सबसे अधिक भरोसा है। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का भी एजेंडा क्लियर है। पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से लेकर 2029 तक के चुनावी मुद्दे इसी लाइन के आसपास रहेंगे। जातियों के बंटने का नुकसान बीजेपी लोकसभा चुनाव में झेल चुकी है। अब कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नारे इसलिए ही चल रहे हैं क्योंकि पार्टी को पता है हिंदुत्व के एजेंडे में दलित भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे और अगड़े भी साथ देंगे। इसके अलावा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे के दम पर ही संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों को दबाया जा सकता है, जिसे इंडिया अलायंस ने पूरे देश में चलाया था और पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। साथियों, हमने अपना काम किया, नेक नियत से नीतियां लागू की, ईमानदारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया। इसलिए देश भी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहा है। ये भी तय है कि यूपी में उपचुनाव पूरी तरह योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आला कमान का रोल सिर्फ प्रत्याशियों के चयन तक ही सीमित है और उम्मीदवार भी उन्हीं में से चुने जाएंगे जिनके नाम लखनऊ से दिल्ली भेजे गए हैं। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनाव में जाएगी और अखिलेश एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन अखिलेश यादव के मुस्लिम वोटों के कई दावेदार हैं। मायावती की बीएसपी भी उपचुनाव में हिस्सा ले रही है। पार्टी ने अभी तक 6 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से मीरापुर सीट पर शाह नजर और कुंदरकी सीट पर रफत उल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोटों पर नजर आजाद समाज पार्टी की भी है। वो भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे यूपी की सियासत में अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। एक कड़वा सच ये है कि आज इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ धार्मिक आधार पर गैर बराबरी हो रही है। और ये सिर्फ गैर बराबरी तक सीमित नहीं है कि धार्मिक अपमान किया जा रहा हो, जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे कहीं और का मामला हो। और जिस तरह से इस हिंसा पे सरकार नाकामयाब हुई है रोकने पे, ये किससे छिपा हुआ नहीं। जानबूझ के इस तरह की टिप्पणी, अनलगा टिप्पणी करना और
कोशिश कर रहे हैं कि एक समाज सड़कों पे आ जाए और फिर उसको हथियार बना के एक एजेंडा बनाया जाए, इसको जनता अब समझने लगी। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जितने भी काम किए जा रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी की मुश्किल विरोधी पार्टियां ही नहीं, अपने भी बढ़ा रहे हैं। ये लगभग तय है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से अधिक सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बना मोमेंट गंवाने को तैयार नहीं। 2 मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ने की जगह पार्टी चुनावी मैदान से बाहर जाने का भी फैसला कर सकती है, क्योंकि गाजियाबाद और खैर सीट पर समीकरण उनके फेवर में नहीं है। और अगर पार्टी चुनाव लड़कर हारती है तो इससे वर्कर्स का मोरल डाउन होने का खतरा है। अजय राय जी के बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उनमें वार्ता चल रही है और जो भी फैसला हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है। अजय राय जी को शायद जानकारी नहीं होगी, तो उस पर समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब मिल के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सीट बंटवारा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है। महाराष्ट्र में भी जल्द ही सीटों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा। बीजेपी के लिए उपचुनाव के परिणाम कितने जरूरी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि योगी खुद ही पूरे चुनावी अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी 9 में से कम 7 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की पिच तैयार हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी रामपुर मॉडल की तरह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे बीजेपी यादव और मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। 2022 में बीजेपी ने रामपुर उपचुनाव जीतने के लिए एक मॉडल तैयार किया, जिसमें हर बूथ के एक मतदाता का फीडबैक जुटाया गया। यह तय किया गया कि बीजेपी सपोर्टर 100% वोटिंग में हिस्सा ले। इसके अलावा हिंदू मतदाताओं को भी एकजुट किया जाए। इसका नतीजा ये रहा कि दिसंबर 2022 में मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। बीजेपी समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीसामऊ, कुंदरकी, कटहरी और करहल में रामपुर मॉडल लागू करने की तैयारी में है। बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। टीम 30 में शामिल मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी 13 नवंबर तक उपचुनाव वाली सीटों पर कैंप करेंगे। वहीं सरकार के बाकी मंत्रियों को भी बारी बारी से सभी 9 सीटों पर भेजा जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने एक प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम 9 सीटों पर उतारने की तैयारी की है। यह टीम हर दिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को रिपोर्ट करेगी। पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी एक्टिव करेगी। अलायंस पार्टनर के नेता सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। खुद सीएम योगी हर विधानसभा क्षेत्र में सभा और रोड शो करेंगे। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। बीजेपी ने 2027 से पहले फिर भगवा माहौल बनाने के लिए उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है और इसे पूरा करने के लिए पूरे 3 महीने से सरकार और संगठन ग्राउंड पर मौजूद है।